हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। पिछले कुछ वीडियोस में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें लिटरेचर के ना क्वेश्चंस का आंसर लिखना नहीं आता, हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और हमारे बहुत सारे मार्क्स भी कट जाते हैं। तो सर कुछ ऐसी ट्रिक्स बताओ जिससे कि हम सारे आंसर्स को अच्छे से याद भी कर सकें, मतलब दिमाग में भी रख सकें और एग्ज़ाम में हम अच्छे तरीके से लिख भी सकें। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी टॉपिक पे पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। टेन टेन। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, डेट इज KGF। मूवी देखी है ना आपने? हाँ, तो KGF। अब इस पे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो, अगर कोई भी यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो कि 7 दिन में अपना सिलेबस पूरा करें, 1 महीने में अपना सिलेबस पूरा करें, तो भाई वे लोग करते हैं जिनको अच्छे मार्क्स नहीं लाने होते, जिनको बस कुछ भी लिख देना है और मार्क्स आ जाएंगे, वो काम करते। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ तो बेटा आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मीन्स जब आप कोई चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हो, वहाँ से लेकर आप लिखोगे कैसे, इस पूरे चीज़ को मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? और एक डिस्क्लेमर है कि जो आप आंसर्स लिखने जा रहे हो, ठीक है, वो बस यूं ही बता देने से नहीं आ जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। सिर्फ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ और आपको लिखना आ जाएगा, सिर्फ सुन लोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको भीगना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको रेस जीतना है तो आपको रेस में दौड़ना भी तो पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। तो सेम काम यहाँ पे आता है। जब भी राइटिंग स्किल की बात आती है तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतने ज़्यादा सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस सब आपके माइंड में फिट होता है, स्पेशली स्ट्रक्चर्स भी फिट होते हैं, और तब जाके आप क्या करते हो, एक अच्छे आंसर लिख पाते हो। तो उसके पीछे बहुत बड़ा एफर्ट होता है जो आपको डालते रहना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग KGF इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो K का मतलब क्या हो गया? जैसे ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू नो योर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन को समझते ही नहीं है कि आखिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। तो अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा तो आप रास्ता कहाँ से ढूंढोगे? तो इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझना है कि आखिर पूछा क्या गया है। दूसरा, उसका चैप्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है। डेफिनेटली अगर कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है तो दिमाग में ये जरूर आ जाना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से पूछा गया है, ओहो उसमें ये कैरेक्टर्स हैं, अच्छा इस कैरेक्टर के बारे में पूछा है। तो ये दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए। जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर से किया है। ऐसा नहीं कि दिमाग से निकल गया हो, आपको चैप्टर ही ना पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टेंस। उसके बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि उस क्वेश्चन का हमें टेंस पता करना है। ठीक है, कि आखिर वो जो क्वेश्चन है वो किस टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। 2 चीजें, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने सबसे पहले कर ली माइंड लेवल पे। उसके बाद ये ग्रुप ऑफ फ्रेजेस जो है, G फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये काम आपको एग्जाम के टाइम नहीं करना। 2 तरह का होगा, एक एग्जाम से पहले करना है और एग्जाम के टाइम में करना है। ठीक है, समझो। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो होंगे उसको आपको क्या करना है, निकाल कर रख लेना है। ठीक है, निकाल कर मतलब जब भी आप आंसर्स अपने पढ़ रहे हो तो उस समय जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपको दिखेंगे उसको अंडरलाइन कर लेना कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे इस फ्रेज को वहाँ पे मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एक चैप्टर है क्लास 10th का, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, उस चैप्टर में एक हमारा कैरेक्टर होता है जिसका नाम है हॉरिस डेनबी। ठीक है, तो हॉरिस डेनबी जो होता है वो एक मेटिकुलस प्लानर होता है। तो ये जो मेटिकुलस प्लानर है, ये आपने एक अच्छा वर्ड देखा आंसर में, उसको तुरंत वहाँ पे नोट डाउन कर लो कि अगर हॉरिस डेनबी के बारे में मुझे कुछ भी लिखना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, इस वर्ड को वहाँ पे जरूर मेंशन करके आऊँगी। ठीक है, एक और आपका चैप्टर है ना कुर्ग, है ना? तो कुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है, इट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। एग्जैक्टली आप उस लाइन को पूरा का पूरा कॉपी कर लो।
ठीक है। तो जब भी आप अपने आंसर्स लिखते हो 100% आंसर्स में आपको क्या करना है, 80% आंसर जो है वो खुद से लिखना है और 20% आंसर जो होगा वो आपका प्री डिफाइंड होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड का मेरा मतलब है कि 20% जो होंगे वो आपके वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस होंगे जो आपने क्या कर रखा होगा, ऑलरेडी पढ़ते वक्त छांट कर रखा होगा। तो अभी से जो आप स्टडी कर रहे हो बैठकर, जो भी चैप्टर की आपकी पढ़ाई हो रही है उसके क्वेश्चन आंसर जरूर देखो, स्पेशली एनसीईआरटी वाले और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, ठीक है। और उसमें से जो भी वर्ड्स एंड जो भी सेंटेंसेस फ्रेजेस आपको अच्छे लगते हैं कि इस आंसर से रिलेटेड ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हो सके तो मैं इसको एग्जाम में लिख सकता हूँ या सकती हूँ, उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रख लेना। समझ गए? चलो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या बोला है, की पॉइंट्स, यानी हर एक चैप्टर का आपको क्या करना है, की पॉइंट दिमाग में रखना है। स्पेशली जब आप आंसर्स पढ़ते हो तो आंसर में, पूरे आंसर में शुरू से लास्ट तक क्या हुआ, आप कोई भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उठाओ, स्पेशली इसके लिए हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में भी लिख सकते हो लेकिन लॉन्ग में ज़्यादा देखना, ये ज़्यादा यूजफुल होता है। आपको क्या करना है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ो, अब पढ़ने के बाद उसको ना छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, सीक्वेंस वाइज करना, शुरू से लास्ट तक क्या हुआ। जैसे आप इसको की पॉइंट में डिवाइड कर दोगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, आपका ब्रेन उसको पकड़ लेगा, और जैसे आपका ब्रेन पकड़ लिया, जब भी आप एग्जाम लिखने जाओगे फटाफट वो आपके दिमाग में आएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के नहीं करने, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है क्वेश्चन, उसके की पॉइंट्स आपको निकाल कर रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड डाला है कोलोक्वियल वर्ड्स, ठीक है। कोलोक्वियल वर्ड्स किसको बोलते हैं, जो एक साथ साथ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेंबर देम बाई हार्ट एंड रिलेट देम विद द आंसर। जो भी आप वर्ड्स एंड फ्रेजेस आप लर्न करोगे उसको दिल से लर्न करना है ताकि आप उसको आंसर में उतार भी सको, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो सारे क्लासेस के लिए, चाहे आप 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, 10, 12 कोई भी क्लास ले लो, सबके लिए ये रूल काम देगा, ठीक है। लास्ट आता है आपका फ्रेम योर आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, नो योर क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एंड लास्ट हो गया फ्रेम योर आंसर। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आंसर की फ्रेमिंग कैसे करोगे। तो सबसे पहले राइट सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, सिंपल एंड शॉर्ट, यानी मैंने अभी तक के टीचिंग करियर में ये देखा है कि जो बच्चे शॉर्ट एंड सिंपल लिखते हैं ना, उनकी कॉपीज ना काफ़ी अच्छे लगते हैं टीचर्स को पढ़ने में, ठीक है। आप बहुत अच्छा लिखते हो वो, और आप एक शॉर्ट एंड सिंपल लिखते हो, इन दोनों की कॉपीज ही अच्छी होती है। अब बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में आपसे हो नहीं रहा है, फिर भी आप बहुत ट्राई कर रहे हो, गलत सलत स्ट्रक्चर लगा के बैठ जा रहे हो, उल्टे पुल्टे कनेक्टर्स लगा के बैठ जा रहे हो, ये सब काम मत करो। अगर आपसे बनता है तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस लिखो, ज़्यादा भारी भरकम कनेक्टर्स की ओर मत जाना, ठीक है। आखिर वो कौन कौन से शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उसकी वीडियो मैं नीचे दे रहा हूँ, बहुत पुरानी वीडियो है, जाके एक बार देख लेना। राइट इन सेम टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका क्वेश्चन पास्ट में पूछा है तो आप पास्ट में आंसर दोगे, अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा है तो आप प्रेजेंट में ही आंसर दोगे। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपका पास्ट में ही पूछे, लेकिन अगर प्रेजेंट में पूछ दे, आपके पास 2 ऑप्शन ऑलरेडी होते ही हैं, आप प्रेजेंट में भी आंसर दे सकते हो और पास्ट में भी दे सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका पास्ट में पूछा है तो प्रेजेंट में आंसर मत देना, ठीक। राइट द की पॉइंट्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो भी लिटरेचर के क्वेश्चन है आपको लगते हैं यार ये बहुत थोड़ा टफ टाइप का लग रहा है, इसमें मैं क्या पॉइंट्स लिखूं क्या ना लिखूं समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसमें जो रफ वाला पार्ट होता है, उस रफ वाले पार्ट में आप छोटे छोटे पॉइंट्स वाइज कुछ पॉइंट्स लिख लोगे, और उसी पॉइंट को आपको बना बना के अपने आंसर में डाल देना। इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा पेज भी आपके खर्चे नहीं हुए, है ना। तो आपको पेंसिल से उन पॉइंट्स को लिख लेना है, उसी को देख देख के यहाँ पे पूरा आंसर को फॉर्म कर दो, और उसके बाद लिख डालो और उन पॉइंट्स को मिटा दो, और फिर वापस उसके यहाँ पे दूसरा पॉइंट डाल दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया हैव कमांड ऑफ। बेटा अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि अभी से 1 महीने के बाद ना आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो अभी ये जो 1 महीना है ना, इस 1 महीने के अंदर आप ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप कमांड बना लो ना, तो आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पे पूरा कमांड बना लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी ट्रांसलेशन बुक उठाओ, चाहिए बहुत ही फेमस बुक है ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक उठाओ, और उस बुक को उठाने के बाद आपको बनाना नहीं है, ठीक। आपको टेंस उठाना है, और टेंस उठा के जो भी वहाँ पे ट्रांसलेशन का हिंदी वाला सेंटेंस लिखा होगा उसको बोलो, जोर से बोलना है, उसको जोर से बोलो, और फिर उसको क्या करो, दिमाग में उसका आंसर दो, फिर अगला सेंटेंस बोलो, फिर आंसर करो, अगला बोलो, आंसर करो। तो बेटा जिस दिन से आपका ये ब्रेन क्विक प्रोसेसिंग करने लगेगा सेंटेंसेस को, वो आपका हैंड भी चलता रहेगा।
बच्चे यही गलती करते हैं, वो ट्रांसलेशन बुक उठाते हैं और खूब प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, नहीं आएगा दिमाग में। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आपको बुक उठाना है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको सोचने की प्रैक्टिस करनी है, आपको क्विक आंसर फॉर्म करने का प्रैक्टिस करना। उसके बाद देखो आपका हाथ कितना तेज भागता है। बिलीव नहीं होता है, आप 1 वीक स्ट्रिक को ट्राई करके देखो। कोई भी ट्रांसलेशन बुक उठाओ, जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ, वो वाला ट्रांसलेशन निकालो और निकाल के उसको ऐसे ओरली कंप्लीट करो, रिटन नहीं करना। दूसरा हो गया सिंपल पास्ट टेंस और तीसरा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 3 टेंस पे ना आप कम से कम कमांड बना लो बेटा, बस मिनिमम। ऐसे तो सब पे बनाना है, लेकिन मिनिमम आप अगर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें बना लो। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं हर एक इज एम आर का यूज़ करके, यानी आई के साथ एम लगाना ही लगाना है उनको, ही शी इट लगा है तो उसके बाद इज लगाने लगाना है। जैसे अगर उनको बोलना है कि मैं जाता हूँ तो लिख देंगे आई एम गो, ठीक है, वो नहीं गया तो ही वॉज नॉट गो। तो बेटा यही सब तो गलतियाँ आप करके आते हो एग्जाम में, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। तो आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करना है, उसके लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि कोई और आकर आपको इम्प्रूव नहीं करने वाला, आपको अपने आप को खुद पुश करना है। इसलिए कहावत है ना कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को इम्प्रूव करो कि लास्ट टाइम मैं किस तरीके से लिख रहा था, आज मेरे में क्या इंप्रूवमेंट है और आने वाले समय में अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहता हूँ। समझ गए, बात क्लियर है। नेक्स्ट मॉडल्स। मॉडल्स में मैं बोलूँगा पूरे मॉडल्स पे कमांड बनाने की जरूरत नहीं है, भले ग्रामेटिकल पार्ट आपका आने वाला है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। ट्रांसलेशन में आप कैन को अच्छे से देख लो, कुड को देख लो, जहाँ भी पास्ट टेंस हो, हाँ जहाँ भी पास्ट टेंस हो वहाँ गलती से भी आपको प्रेजेंट वर्ड नहीं यूज़ करना। जैसे इज एम नहीं लगाना, वाज वर्ड का यूज़ करोगे, कैन का यूज़ नहीं करना है, कुड का यूज़ करोगे, डू डज का यूज़ नहीं करना, डिड का यूज़ करोगे। तो जहाँ भी आपने आंसर प्रेजेंट से स्टार्ट किया आप पूरा प्रेजेंट जाओगे, आपने पास्ट से स्टार्ट किया आप पूरा पास्ट जाओगे। इज इट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है सबको? चलो मॉडल्स में मैंने बता दिया, हाँ शुड हैव, जैसे शुड होता है प्रेजेंट में तो शुड हैव का यूज़ होता है पास्ट में, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैं वीडियोस आपको नीचे दे भी दे रहा हूँ जो मैंने बहुत पहले बनाया था, ठीक है, तो वो सारी वीडियोस आप जाके जरूर देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स, ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स हैं जो आपको सीखने ही सीखने हैं, उसकी वीडियो मैं नीचे दे दे रहा हूँ आपको, मैं सब कुछ दे दे रहा हूँ, आप अपने आप को पहले वो कलेक्ट तो करो। आपको चाय अगर बनाना है, टी बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको टी लिप्स चाहिए होगा, आपको मिल्क चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ला कर दे रहा हूँ। चाय आपको बनाना कैसे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके जगह पर मैं आपके बनाऊँगा नहीं, आपके जगह पर बोर्ड के एग्जाम में बैठ के आपके टीचर्स बना नहीं देंगे, वो आपको बनाना सिखा सकते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। उसके बाद वर्ड्स लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे वर्ड्स लिमिट पहुँच नहीं पाते। देखो समझना, जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, यानी जितने भी SATQS वाले क्वेश्चंस हैं वो जो आपके होंगे वो 40 to 50 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे आपके होते हैं 100 to 120 वर्ड्स। तो भैया 40 to 50 वर्ड्स तो हम लिख लेंगे, 100 to 120 वर्ड्स कैसे लिखें? ये तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। समझो 40 to 50 वर्ड्स में ना आपको इधर उधर भागना ही नहीं है, ठीक है। आपको उस पूरे के पूरे चैप्टर में से जिस पार्ट से भी आपको क्वेश्चन पूछा है ना, आपको उसी पार्ट के अगल बगल घूमना है, ठीक है। और ओवरऑल आपने क्या देखा, अगर ऐसा कुछ पूछ दिया तो ओवरऑल आपने क्या देखा उसके जिस्ट बताना है, डिटेल में मत जाना। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं आपके चैप्टर में जो लाइन बाय लाइन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उन लाइन बाय लाइन इंसिडेंट्स को भी नहीं लिखना है, उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इसके बाद क्या हुआ था। अपने आप को क्या करना है, एज अ थर्ड पर्सन रखना है, और थर्ड पर्सन रखने के बाद आपको देखना है कि उधर क्या हुआ, ठीक, और देखकर उसको एक साथ सम अप करना है। ये ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें गलती कर बैठते हैं। तो 40 to 50 वर्ड्स वाले जितने भी आंसर्स होते हैं उसमें आपको अपने आप को थर्ड पर्सन रखना है, और थर्ड पर्सन रखकर आपको क्या करना है, सामने जो भी चीज़ें हुई हैं ना उसको देखो, पर पार्ट बाय पार्ट नहीं बताना। ओवरऑल आपने क्या देखा वो आपको खुद समझना है, और फिर उसके बाद बताना है कि आप क्या समझे उससे। कोई एक एक्ट के बाद दूसरा एक्ट हुआ, दूसरा एक्ट के बाद तीसरा एक्ट हुआ, उन तीनों एक्ट में आपने क्या देखा उसको क्रिटिकली एनालाइज करो दिमाग में, और फिर उसको लिख डालो, ठीक है। एक और बच्चे गलती करते हैं अपने आंसर में, जो वो है कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का यूज़ कर बैठते हैं। तो बेटा फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन हम उनको बोलते हैं जो बात कर रहा है।
जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं होऊंगा फर्स्ट पर्सन, आप हो जाओगे सेकंड पर्सन। मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, लिखा हुआ मेरे द्वारा है, तो वहाँ भी अगर मैंने आई वर्ड यूज़ कर दिया तो मैं हो जाऊँगा फर्स्ट पर्सन, आप पढ़ने वाले हो, आप हो जाओगे सेकंड पर्सन। तो एग्जाम के समय में जब भी आप आंसर्स लिखते हो और उस आंसर में अगर गलती से भी आपने आई और माई वर्ड का यूज़ कर दिया तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपने यू वर्ड का यूज़ कर दिया तो वो आपका एग्जामिनर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कैरेक्टर ने अगर किसी दूसरे कैरेक्टर को कहा कि आई विल किल यू, तो वही अगर आप ये सेंटेंस लिख रहे हो ना आई विल किल यू, तो इसका मतलब पता है क्या है, आप एग्जामिनर को बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को समझना, आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, अपने आप को इंक्लूड नहीं करना, एग्जामिनर को भी नहीं रखना, तो आई भी नहीं लगाना, माई भी नहीं लगाना, यू भी नहीं लगाना, ये सारे को एलिमिनेट हमने कर दिया। क्या बचा हमारे पास, डेट इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आपके पास भरे पड़े ऑप्शन है, ही है, शी है, इट है, हीज है, हिम है, दे है, देयर है, देम है। तो इन सभी को आप यूज़ करो कि किस जगह पर अगर हमारा कैरेक्टर मेल है तो हम वहाँ पे ही यूज़ करेंगे, फीमेल है तो वहाँ पे हम शी यूज़ करेंगे, उसी का फॉर्म हम चलाते जाएंगे, ही से बनेगा हिम, उससे बनेगा हीज, ऐसे करके, शी से बनेगा हर, उससे बनेगा हर, ऐसे करके। तो ये बात आपको समझना है कि आपको एज अ थर्ड पर्सन चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है, और अपने आप को यानी आई, माई, मी या यू वर्ड का यूज़ नहीं करना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कभी भी आंसर में आप आई वर्ड लिखने जा रहे हो ना, ओ माई गॉड ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई क्यों लिखूंगा, आई वर्ड किसके लिए आया है, अच्छा उसके लिए आया है, तो वहाँ पे मैं ही यूज़ करूँगा। समझ गए ना। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आंसर लिखने जा रहे हो, आंसर आपने स्टार्ट किया पास्ट में, कोई प्रेजेंट वर्ड आया जैसे कि इज आया, रुक जाओ, कैन आ रहा है, रुक जाओ, डू आ रहा है, डज आ रहा है, रुक जाओ। समझ गए, आई, यू, माई वर्ड यूज़ कर रहे हो, रुक जाओ और सोचो एक दफ़ा कि वहाँ पे क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी थर्ड पर्सन में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। 100 to 120 वर्ड्स हम कैसे अटेंड करेंगे, 100 to 120 वर्ड्स के लिए ना आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की जरूरत है। तो जो भी आंसर आपको पूछा गया ना उसको आप कभी शुरू में आंसर मत देना। अगर शुरू में आपने आंसर दे दिया ना, आपके पास बचेगा ही नहीं बताने को, आपके पास कुछ लिखने को बचेगा ही नहीं। तो जो भी आपको आंसर दिया ना उसके पहले आपको क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करना है, कहते हैं ना फ्लैशबैक दिखाना चीज़ों को। तो वैसे ही आपको उस आंसर में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको एक फ्लैशबैक दिखाना है। या फिर अगर आपसे खुद का ओपिनियन पूछा है तो जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे आपका खुद का ओपिनियन पूछा हो तो उस आंसर में आप क्या करोगे, चैप्टर की कुछ इंसिडेंट्स को उठाओगे, अपना ओपिनियन डालोगे, फिर यहाँ से उठाओगे, फिर वहाँ पे अपना ओपिनियन डालोगे। ऐसे करके जब आप आंसर बनाओगे ना तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स। और अगर मैं कहूँ लिटरेचर में तो बेस्ट आंसर कुछ नहीं है, आपने अपना लिखा है दैट इज़ बेस्ट। टीचर आपके मार्क्स पूरा देकर आएंगे अगर आप ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करोगे और आंसर के अगर बगल घूम कर लिखो। कोई बेस्ट आंसर नाम के लिटरेचर में कोई चीज़ ही नहीं होती, जो जैसा लिखा थिंकिंग पे डिपेंड करता है वो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, चलो इतना तो मैंने बता दिया। अब ये वर्ड्स लिमिट आप काउंट कैसे करोगे कि सर हम कितने पेजेस में अपने आंसर को दें। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या करना, ये आपका लाइन होता है ना, इस पूरे लाइन में आप क्या करो, पहले लिख डालो। तो एक लाइन में जितने वर्ड्स आप लिख पाते हो उतना लिख देना। उसके बाद उसको डिवाइड कर दो आप 100 से या फिर 120 से डिवाइड कर दो। तो जितना भी वहाँ पे आपका नंबर आएगा उतने लाइंस के अंदर ही आपको लिखना है। 120 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 120 को उतने वर्ड से डिवाइड कर दो जितना वर्ड्स आपके एक लाइन में अटते हैं। उसके बाद जितना भी नंबर आएगा उतने लाइंस में आपको आपके आंसर को लिखना है। समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो उससे ज़्यादा मत जाना, उससे कम में ही जाना। आपके दिमाग को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कितना के अंदर हमको आंसर लिखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन लिखते लिखते घुस जाते हैं चैप्टर के दूसरे पार्ट में, बताते बताते कुछ और चलते। जब भी आप आंसर लिख रहे हो उस लाइन को बार बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार आंसर पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन ना पकड़ के रखेगा, उस क्वेश्चन को पकड़ के रखेगा कि यार मैं जो आंसर लिख रहा हूँ क्या वो क्वेश्चन से रिलाई कर रहा है, नहीं कर रहा, कहीं मैं उससे बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। समझ रहे हो इस बात को। काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया ना तो बोर्ड एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए MS धोनी को कितने प्रैक्टिस करने पड़े होंगे आपको पता है। यॉर्क बॉल पे भी अगर कोई हेलीकॉप्टर शॉट मार सकता है तो वो हमारा माही है, MS धोनी है। ठीक है, तो उस एक शॉट के लिए ना जानो उन्होंने कितने घंटों प्रैक्टिस करी होगी। तो कोई उस घंटों प्रैक्टिस को नहीं देखता, रिजल्ट को देखता है। तो वैसे एग्जाम के टाइम में आप बहुत अच्छा आंसर लिख लोगे, ये डिपेंड करता है कि आज आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। ठीक है, जो बंदा आज आप बहुत अच्छा आंसर लिख पा रहा है उसको आज से कंपेयर मत करो, उसको उसके पास्ट से कंपेयर करो कि उसने कितने सारे बार प्रैक्टिस करी होगी।
ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टिप्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे एंड आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर करी होंगी। आने वाले बहुत सारे वीडियोस ऐसे होने वाले हैं जिसमें मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करो कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको वीडियोस चाहिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ऐसे ही प्रैक्टिस करो, अपने टीचर से चेक कराओ। जितना ज़्यादा बेटा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपको आपके दिमाग से कुछ निकालना है तो आपको आपके दिमाग में कुछ भरना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आप भरोगे नहीं आंसर्स को तो वो खाली दिमाग होगा ना, उससे निकलेगा कहाँ से? तो उससे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर्स को पढ़ो बेटा, खाली ऐसे ही वीडियोस मत देखो, ऐसे ही खाली समरीज देखकर एग्जाम में मत चले जाओ। अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो अच्छी तरह से मेहनत भी करनी पड़ती है। चलो मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी। चलो टाटा बाय बाय।